आज हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और प्रिंसिपल की, जो कि आपका यूनिट 4 है। तो आपने अभी तक SDLC मॉडल में जो फर्स्ट आपका स्टेप था वो था रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद आपको SRS मिलता है। SRS मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो जो SRS में आपकी रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को अब हम डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन is a crucial phase of the software development life cycle that focus on the solution domain of a system. SRS में आपका प्रॉब्लम के बारे में होता है, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन जब हम डिजाइनिंग फेज की बात करते हैं तो हम प्रॉब्लम डोमेन से सॉल्यूशन डोमेन की तरफ जा रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग the blueprint or sketch of the final software product in the form of a design model. So software design एक ऐसी प्रोसेस है जो कि फाइनल प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट या स्क्रैच तैयार करती है। सॉफ्टवेयर डिजाइन aims at producing software architecture, establishing structural relationship among the modules and describing the algorithm detail of each module. तो डिजाइन का जो मेन एम है वो ये है कि सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर प्रोड्यूस करना और इनके बीच में एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना और डिस्क्राइबिंग द एल्गोरिथम डिटेल ऑफ ईच मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सब के लिए एल्गोरिथम डिस्क्राइब करना। So software design is the process to transform the user requirements into some suitable form and which helps the programmer in software coding and implementation. तो software design एक ऐसी process है जिससे आप user requirement को कुछ suitable forms में transfer करते हैं, जिसकी वजह से programmer coding अच्छी कर सकता है और software को implement भी कर सकता है। So during the software design phase, the design document is produced based on the customer requirement as documented in the SRS document. So the aim of this phase is to transform the SRS document into the design document. So the SDLC, which moves the concentration from the problem domain to the solution domain in software design. We consider the system to be a set of components or a modules with clearly defined behaviors and boundaries. यहाँ आप देखेंगे SRS हमारा रिटन में डॉक्यूमेंट है जिसमें यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इन रिक्वायरमेंट्स को हम डिजाइनिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका SDD मीन सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। तो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए हमारे पास 2 लेवल्स हैं, एक है हमारा एक्सटर्नल लेवल और दूसरा है इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल में हम जो है फोकस करते हैं हमें कौन से मॉड्यूल चाहिए, उन मॉड्यूल का स्पेसिफिकेशन क्या है और उनके बीच में क्या रिलेशन है। जबकि हम इंटरनल डिजाइन की बात करते हैं तो हम फोकस करेंगे प्लानिंग के बेस ऊपर। प्लानिंग क्या है, स्पेसिफाइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसिंग डिटेल्स। So these are the objectives of software design. आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन जब आप करते हो करेक्ट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए और मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन में फर्स्ट आपका है करेक्टनेस। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी करेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट। यूजर की जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू SRS, उनके अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन करेक्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज एफिशिएंसी, मीन्स अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड एड्रेस द रिसोर्सेज, टाइम एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इशू। जब आप सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग करते हो तो वहां पर ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड कॉस्ट। Resources should be used efficiently by the program. Understandability in a design, it should be easy to understand what the modules is, how it is connected to other modules, and what data structure is used and its flow of information.
सो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि जब आप डिजाइन करते हो सॉफ्टवेयर को, वो ऐसा होना चाहिए जो कि समझ में आ जाए, ठीक है। और व्हाट द मॉड्यूल इज, मॉड्यूल क्या है, हाउ इट इज कनेक्टेड टू द अदर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स आपस में कैसे कनेक्ट हैं, एंड क्या डेटा स्ट्रक्चर हमने इसमें यूज किया है, और कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, ये हमें आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। कंप्लीटनेस की जब हम बात करते हैं तो कंप्लीटनेस मीन्स दैट द डिजाइन इंक्लूड्स ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एसआरएस। एसआरएस के जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो सारे इसमें कवर होने चाहिए। जैसे डेटा स्ट्रक्चर है आपका, डेटा स्ट्रक्चर मीन्स क्या है कि आप मेमोरी में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है। मॉड्यूल्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस। ना अब बात करते हैं हम मेंटेनेबिलिटी। सो मेंटेनेबिलिटी की अगर हम देखें तो द डिजाइन शुड बी सो सिंपल, easy to modify, should include new features and should not have unnecessary parts। मीन्स कि जो आप डिजाइन करोगे तो मेंटेनेबिलिटी का आप ऐसे ख्याल रख सकते हो कि डिजाइनिंग आपकी सिंपल होनी चाहिए, आप आसानी से उसमें चेंज कर सकते हो और नए फीचर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें अननेसेसरी पार्ट्स नहीं होने चाहिए। एंड इट शुड बी इजी टू माइग्रेट इट ऑन टू अनदर प्लेटफॉर्म। मीन्स जो आपने डिजाइन किया है सॉफ्टवेयर, अगर अभी एक प्लेटफॉर्म पर वो रन कर रहा है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब हम उसको माइग्रेट करते हैं तो वो उस प्लेटफॉर्म पर भी अच्छे से वर्क कर सके, so that it can be easily maintainable by the other designers। So these are the some principles of software designing। So first is modularization, second is abstraction, encapsulation, coupling, cohesion, separation of interface and implementation, sufficiency, and last one is completeness। सो मॉड्युलैरिटी की जब हम बात करते हैं, मॉड्युलैरिटी मीन्स ये होता है कि आपने एक सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया है, या आप बोल सकते हैं कि आपने एक लार्ज सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आप उन पार्ट्स को मॉड्यूल कहते हैं। और जब हमने उन पार्ट्स को इंडिविजुअली डिवाइड किया है तो हम उनको इंडिविजुअली क्रिएट भी कर सकते हैं एंड देन यूज दीज पार्ट इन डिफरेंट सिस्टम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है और सीपीयू है। अब इनपुट डिवाइस को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, ऐसे ही आप आउटपुट डिवाइस को डिवाइड कर सकते हो कि प्रिंटर है या फिर मॉनिटर है। तो ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है या मॉड्यूल है, आप इनको आसानी से क्रिएट कर सकते हो और इनको बाद में भी कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो, या फिर आप डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी डिफरेंट सिस्टम में आप इनको यूज कर सकते हैं। So it is necessary to divide the software into components known as modules। आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, उन कंपोनेंट्स को आप मॉड्यूल कह रहे हैं। बिकॉज nowadays there are different software available like monolithic software that is hard to grasp for software engineer। अगर हम देखें तो आजकल मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें यूजर इंटरफेस और डेटा एक्सेस दोनों ही कंबाइंड होते हैं एक साथ और एक सिंगल टायर्ड सिस्टम होते हैं, तो इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर को समझना मुश्किल हो जाता है। सो मॉड्यूलरिटी इज डिजाइन हैज नाउ बिकम अ ट्रेंड एंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हमने मॉड्यूलरिटी को अचीव किया है तो उससे ये होगा कि अगर कोई एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस पार्ट को हटाकर दूसरा पार्ट आसानी से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर मॉड्यूलरिटी को हमने अचीव नहीं किया है और हमारा सिस्टम पूरा एक कंपोनेंट है, तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो when you modularize a design, you are also modularizing the requirements, programming and test cases। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक सिस्टम है और इस सिस्टम में ये आपके 4 कंपोनेंट्स हैं, आप इनको मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं। अब सपोज करो अगर इस मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पूरे सिस्टम को
पूरे सिस्टम को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस मॉड्यूल को ही हैंडल करना है, आप आसानी से नया मॉड्यूल अटैच कर सकते हो। तो जब मॉड्यूलर डिज़ाइन अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, चेंज भी आसानी से कर सकते हैं मॉड्यूल को, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को आसानी से फिक्स कर सकते हैं। Second principle है abstraction. So the process of describing a problem at a higher level of representation without bothering about its internal detail. Means कि आप ये कह सकते हैं कि आप internal details की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन है और जो डिटेल्स हैं उनको आपने हाइड करके रखा है। तो एब्स्ट्रैक्शन सिंपली मीन्स टू हाइड द डिटेल्स, टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी और क्वालिटी। तो जब आपने एब्स्ट्रैक्शन किया है मीन्स की डिटेल्स को हाइड करके रखा है, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी, आपको समझने में कम टाइम लगेगा, एंड एफिशिएंसी और क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आर नेसेसरी एंड मस्ट बी अप्लाइड एट ईच स्टेज ऑफ द डिजाइन प्रोसेस so that any error that is present can be removed to increase the efficiency of the software solution and to refine the software solution. तो यहाँ पर हमारे 2 लेवल्स हैं, एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा आपका लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन। तो जब आप बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो द सॉल्यूशन शुड बी डिस्क्राइब्ड इन ब्रॉड वे। ठीक है, आपने सॉल्यूशन को ब्रॉड वे में डिस्क्राइब किया है, जो कि डिफरेंट थिंग्स की डिफरेंट रेंज को कवर करता है। तो ये आपका आ जाता है हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन। और अ मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉल्यूशन of software should be given at the lower level of the abstraction. तो abstraction means simply ये है कि आपने डिटेल्स को हाइड किया है, और डिटेल्स को जब आप हाइड करते हो तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है और एफिशिएंसी और क्वालिटी इंक्रीज होती है। जब आप डिफरेंट लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, एक तो आप हाई लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं और एक आप लो लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो जब आपने डिफरेंट लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन किया है, इससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड टू रिफाइन द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, और सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशन को रिफाइन करना भी बहुत आसान होगा। तो सॉल्यूशन जो है वो आपने जब एक ब्रॉड वे में कवर किया है या डिस्क्राइब किया है और डिफरेंट थिंग्स की रेंजेस को भी कंसीडर किया है, तब हमारा हाई लेवल का एब्स्ट्रैक्शन होता है। जब हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी सॉल्यूशन का, तो वो हमारा लो लेवल में आ जाता है। थर्ड वन इज encapsulation. So encapsulation in software design is commonly used for 2 purpose. One is hiding internal details, that means कि like private data, आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप लिखते हैं ना पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो आपने क्या किया, प्राइवेट डेटा है। और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, आपने इंटरनल डिटेल्स को हाइड करके रखा है। प्राइवेट डेटा, आप प्राइवेट कीवर्ड की वजह से डेटा को हाइड कर लेते हैं। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन आपने हाइड करके रखा है। एंड सेकंड है कीपिंग अनरिलेटेड कंसर्न आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो अनरिलेटेड कंसर्न्स हैं उन सबको एक दूसरे से अलग रखा है। एनकैप्सुलेशन इनेबल्स यू टू हाइड द कोड and data into a single unit to secure the data from the outside world. Means कि जो कोड है, कोड या आप ये कह सकते हैं डेटा और मेथड्स, इन दोनों को आपने रैप अप करके रखा है एक सिंगल यूनिट में, जिससे कि आपका डेटा प्रोटेक्ट रहे। तो encapsulation deals with providing access to services of the abstracted entities. जो आपकी abstracted entities हैं, उन entities को एक्सेस की सर्विसेज प्रोवाइड करना by exposing only the information that is essential to carry out such services while hiding details of how the services are carried out. सर्विसेज कैसे लेके जा रही हैं, इन सारी इस डिटेल को हाइड रखना, और कौन सी सर्विसेज जरूरी है जो कि एब्स्ट्रैक्टेड एंटिटीज को एक्सेस की परमिशन प्रोवाइड करे। तो ये आ जाता है आपका इनकैप्सुलेशन में। इंफॉर्मेशन हाइडिंग
मीन्स इंटरनल डिटेल्स, जैसे स्टेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है। सो ये जो है वो सब ऑब्जेक्ट के सीक्रेट हैं। इनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग दोनों में क्या रिलेशन है? सो वन कैन थिंक ऑफ इंफॉर्मेशन hiding as the principle and the encapsulation as the technique. So encapsulation is the public interface that define how an object can be used and how its data is derived. Now information hiding prevents an external object from using the derived data together. फोर्थ प्रिंसिपल आपका है कपलिंग। सो कपलिंग मीन्स ये होता है कि डिफरेंट मॉड्यूल या फिर टू मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसी। सो मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन यूनिट्स एंड इट टेल्स एट व्हाट लेवल द मॉड्यूल्स इंटरफेयर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के टू मॉड्यूल्स हैं, इन दोनों मॉड्यूल के बीच में कितनी डिपेंडेंसी है ये आपका आ जाता है कपलिंग में। तो कपलिंग आपका द हायर द कपलिंग आपका हाई होगा, उसका मतलब ये समझो कि डिपेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो डिग्री कपलिंग मीन्स डिग्री ऑफ डिपेंडेंस अमोंग कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमारे एक सॉफ्टवेयर के 4 कंपोनेंट है या फिर मॉड्यूल है, इनका आपस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, दैट मीन्स कि नो डिपेंडेंसी। अब ये जो मॉड्यूल है यहाँ पर इस मॉड्यूल की डिपेंडेंसी इस पर है, इस मॉड्यूल की डिपेंडेंसी इस पर और इस मॉड्यूल पर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी दिख रही है, तो ये आपका है लूजली कपल्ड सम डिपेंडेंसीज। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर सभी मॉड्यूल एक दूसरे पर डिपेंड हैं। यहाँ देखेंगे तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई है। तो हाई कपलिंग मेक्स मॉडिफाइंग पार्ट्स ऑफ द सिस्टम डिफिकल्ट। अब अगर सपोज करो आपने यहाँ इस मॉड्यूल में अगर कोई चेंज किया है, तो वो चेंजेस आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है और आपको कोई ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर हाई कपलिंग है, वहां अगर आप किसी एक मॉड्यूल में मॉडिफिकेशन करते हैं तो जो है वो पूरे कंपोनेंट के लिए पूरे कंपोनेंट को प्रभावित करेगा। means modifying a component affect all the components to which the component is connected. अब सपोज करो आपने इस मॉड्यूल में अगर कोई चेंज किया है या फिर आपने मॉडिफाई किया है, तो जब आप इस मॉड्यूल में मॉडिफिकेशन करते हो तो इससे अटैच्ड जितने भी मॉड्यूल हैं वो सब के सब प्रभावित होंगे। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स कपलिंग, यहाँ पर ये कपलिंग के टाइप हैं। नो डायरेक्ट कपलिंग, डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन और कंटेंट कपलिंग। ये जो कपलिंग है इनमें से नो डायरेक्ट कपलिंग बेस्ट होती है और कंटेंट कपलिंग जो है वो वर्स्ट होती है। बेस्ट में आप कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेबिलिटी बहुत कम है, डिपेंडेंसी यहाँ पर बहुत कम होती है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी कम होगी तो लेस कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन कम होगा तो इंफॉर्मेशन फ्लो भी कम होगी। लेकिन जब हम कंटेंट कपलिंग की बात करते हैं तो डिपेंडेंसी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी उतना ही, अगर सपोज करो एक मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा मॉड्यूल भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। तो डिपेंडेंसी यहाँ पर ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन भी ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी उतना ज्यादा ही कोऑर्डिनेशन होगा, उतना ही उन मॉड्यूल में तालमेल बैठाना भी कठिन होगा एंड इंफॉर्मेशन का फ्लो भी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कंटेंट कपलिंग में डिपेंडेंसी ज्यादा है तो इतनी डिपेंडेंसी ठीक नहीं होती है, इसलिए ये वर्स्ट केस में आता है। जब डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिविजुअली आपके मॉड्यूल काम कर रहे हैं, कोई भी मॉड्यूल किसी मॉड्यूल पर डिपेंड नहीं है, तो ये बेस्ट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग में अ मॉड्यूल कैन डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाई और रिफर्स टू द कंटेंट ऑफ अनदर मॉड्यूल। मीन्स कि दूसरे मॉड्यूल के कंटेंट को अगर कोई एक मॉड्यूल एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, तो वो आपका आ जाता है कंटेंट कपलिंग में। सपोज हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी। तो मॉड्यूल ए मॉडिफाई अ स्टेटमेंट ऑफ मॉड्यूल बी। अगर मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी के स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर देता है,
तो ये आपका कंटेंट कपलिंग में आएगा। मॉड्यूल ए रिफर्स टू लोकल डेटा ऑफ मॉड्यूल बी। अगर मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी का लोकल डेटा है तो इन टर्म्स ऑफ सम न्यूमेरिकल डिस्प्लेसमेंट विद इन बी, और मॉड्यूल ए ब्रांचेस टू अ लोकल लेवल ऑफ मॉड्यूल बी। तो अब आप सोच सकते हैं व्हाई इज दिस बैड? ऑलमोस्ट एनी चेंज टू बी रिक्वायर्स चेंज टू ए, क्योंकि ए जो है वो लोकल डेटा है बी का, ठीक है, और ए बी को चेंज कर देता है। तो जब आप कोई भी चेंज बी में करेंगे तो वो चेंजेस आपको ए में भी करने पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, ये आपका एक ट्री है और यहाँ पर ये बी की डिटेल्स है और ये डी की डिटेल्स। तो बी जो है वो डी को डायरेक्टली चेंज कर पा रहा है, ठीक है, या मॉडिफाई कर सकता है। तो ये आपका आ जाता है कंटेंट कपलिंग। तो मॉड्यूल बी ने कॉल किया डी को कॉल किया और डी के डेटा को चेंज कर सकता है, तो आपका आ जाता है कंटेंट कपलिंग। Second is common coupling. So when multiple modules have read and write access to some global data, then this is called common or global coupling. Means multiple module हैं और वो सब read कर रहे हैं और write कर रहे हैं किस पर? global data के ऊपर, तो ये common coupling है। जैसे two module have access to same database and can both read and write same record, या मॉड्यूल ए एंड बी कैन एक्सेस एंड चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन आपका ग्लोबल हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ट्रेन को डिफरेंट प्रोसेस रिजर्वेशन के लिए ट्राई कर रही हैं, या फिर कोई दो क्लाइंट किसी एक पर्टिकुलर ट्रेन के का रिजर्वेशन कर रहे हो, मीन्स डिफरेंट प्रोसेस ट्राइंग रिजर्वेशन ऑन द सेम डेटा, तो ये आपका आ जाता है कॉमन कपलिंग। अब देखो सिंगल मॉड्यूल विद राइट एक्सेस, सिंगल मॉड्यूल जिसके पास की राइट एक्सेस है और उसके अलावा जो मॉड्यूल है वो सबके पास रीड का एक्सेस है, तो ये आप कॉमन कपलिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि कॉमन कपलिंग आप जब कहते हैं जब मॉड्यूल के पास रीड और राइट दोनों ही एक्सेस हो, तब आप उसको कॉमन कपलिंग कहते हैं, और वो भी एक ग्लोबल डेटा पर। तो यहाँ ऐसे देख सकते हैं, ये आपका एक ग्लोबल डेटा एरिया है, सी, एफ और एन, ये तीनों ही जो है वो आपके इस ग्लोबल डेटा पर काम कर रहे हैं, तो इसको आप बोलते हैं कॉमन कपलिंग। और सी, एफ, एन ये दोनों ही रीड और राइट एक्सेस इनको मिला हुआ है, तो ये आता है कॉमन कपलिंग में। जबकि यहाँ देखेंगे तो बी डायरेक्टली डी को चेंज कर पा रहा है या मॉडिफाई कर पा रहा है, तो ये आपका आ जाता है कंटेंट कपलिंग में। अब है एक्सटर्नल कपलिंग। सो एक्सटर्नल कपलिंग अकर्स व्हेन वन और मोर मॉड्यूल्स शेयर अ फॉर्मेट, interface or communication protocol that is imposed upon them. This usually happens when modules are in the direct communication with the infrastructure layer, that is operating system के functions, ठीक है। तो external coupling में आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा मॉड्यूल जो है वो फॉर्मेट, इंटरफेस या फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को शेयर कर रहे होते हैं। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। कंट्रोल कपलिंग, इफ द मॉड्यूल्स कम्युनिकेट बाय पासिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जब मॉड्यूल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को पास करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उनको कंट्रोल कपलिंग बोलते हैं। इट कैन बी बैड इफ पैरामीटर इंडिकेट कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर एंड गुड इफ द पैरामीटर अलाउ फैक्टरिंग एंड रीयूज ऑफ द फंक्शनैलिटी। जैसे आप ले सकते हैं शॉर्ट फंक्शन, जिसमें आपने एज अ आर्गुमेंट कंपैरिजन फंक्शन को लिया। जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं तो आप आर्गुमेंट लेते हैं, तो आर्गुमेंट में जब आप पास कर रहे हैं, है ना, तो आप कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो, और वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है? कंपैरिजन फंक्शन, इसको आप पास कर रहे हो एज एन आर्गुमेंट, तो आपका आ जाता है कंट्रोल कपलिंग। अब है स्टैम्प कपलिंग, व्हेन मल्टीपल मॉड्यूल्स शेयर कॉमन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक कॉमन डेटा स्ट्रक्चर को मल्टीपल मॉड्यूल शेयर कर रहे होते हैं ऑन एंड वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ इट, सो इट्स कॉल्ड स्टैम्प कपलिंग।
So in stem coupling, the complete data structure is passed as parameter from one module to another module. Means कि जो आप डेटा पास करोगे, डेटा पास न करके पूरा डेटा स्ट्रक्चर पास करोगे. तो जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस, एक तो होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस. रेफरेंस में आप क्या करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर पास करते हैं. तो एग्जाम्पल देखेंगे कस्टमर बिलिंग सिस्टम. कस्टमर बिलिंग सिस्टम में जब आप कस्टमर का डेटा स्ट्रक्चर एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो कस्टमर की सारी डिटेल्स, नेम, एड्रेस एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन सब आपका प्रिंट हो जाता है. डेटा कपलिंग is when two modules interact with each other by means of passing data. ठीक है, इससे पहले हम स्टेम कपलिंग में पूरा स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, लेकिन डेटा कपलिंग में हम सिर्फ डेटा पास करेंगे एज एन parameter and no extra data are passed. So in data coupling, the components are independent to each other and communicating through data, and module communications don't contain tram data. Example, customer billing system. So data coupling is better than stem coupling because the modules take exactly what it needs without the need of it knowing the structure of a part. So module 1 और module 2, अगर इन दोनों की हम बात करते हैं तो ये दोनों सिर्फ डेटा पास करेंगे एज एन पैरामीटर और कोई एक्स्ट्रा डेटा पास नहीं होगा. तो ये आपका आ जाता है डेटा कपलिंग में. नेक्स्ट आपका है कोहेजन. तो कोहेजन इज अ मेजर दैट डिफाइंस द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी विद इन एलिमेंट ऑफ अ मॉड्यूल. वहाँ जब हम कपलिंग की बात कर रहे थे तो हम एक ही सॉफ्टवेयर के 2 मॉड्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर के एक मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे. उस मॉड्यूल के अंदर ही जब हम बात करते हैं दैट मीन्स की इंट्रा डिपेंडेबिलिटी विद इन एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल, तो ये आपका होता है कोहेजन. तो द ग्रेटर द कोहेजन द बेटर इज द प्रोग्राम डिजाइन. कपलिंग आपकी लो होनी चाहिए, मीन्स एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए. तो कपलिंग लो होनी चाहिए और मॉड्यूल का अपने अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका हाई होना चाहिए, मींस इंट्रा डिपेंडेबिलिटी हाई होना चाहिए. तो आप कह सकते हैं कि कोहेजन हाई होना चाहिए. द बेटर इज द प्रोग्राम डिजाइन. अगर आपका कोहेजन हाई है तो आपका प्रोग्राम अच्छे से डिजाइन किया है. कोहेजन इज द मेजर of the degree to which the elements of the module are functionally related. Means कि जो एलिमेंट आपस में फंक्शनली कैसे रिलेट हैं वो आपका आ जाता है कोहेजन. बेसिकली कोहेजन इज द इंटरनल ग्लू that keeps the module together, and a good software design will have high cohesion. So these are the types of cohesion: functional, sequential, communication, procedural, temporal, logical and coincidental. यहाँ पर हम बात करें तो फंक्शनल कोहेजन आपका हाई होना चाहिए एंड कोइंसिडेंशियल जो है वो लो. The functional cohesion is said to be exist if the different element of a module cooperate to achieve a single function. ठीक है, अगर मॉड्यूल के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो सब मिलकर एक सिंगल फंक्शन को अचीव करने का काम करते हैं तो आप बोलते हैं फंक्शनल कोहेजन. Sequential cohesion, an element outputs some data that becomes the input for other element. Means कि एक एलिमेंट का आउटपुट दूसरे एलिमेंट में एज एन इनपुट जा रहा है. सो दैट मीन्स कि डेटा फ्लो बिटवीन द पार्ट्स. किसी एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एलिमेंट का आउटपुट दूसरे एलिमेंट में एज एन इनपुट जा रहा है, तो इसका मतलब आपको डेटा फ्लो शो हो रहा है बिटवीन द पार्ट्स. सो इट अकर्स नेचुरली इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन. Communicational cohesion, two elements operate on the same input data or contribute towards the same output data. Example, update record into the database and send it to the printer. Means कि यहाँ पर दो एलिमेंट सेम डेटा पर आपका ऑपरेट करेंगे इनपुट के लिए और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सेम
आउटपुट डेटा। तो ये आपका आ जाता है रिकॉर्ड को अपडेट करना डेटाबेस में और इसको प्रिंटर को सेंड कर देना। Procedural cohesion. Elements of procedural cohesion ensures the order of execution. Procedure में आपका execution का order आता है। तो actions are still weakly connected and unlikely to be reusable. Example है calculate student GPA and print cumulative GPA. टेम्पोरल कोहेजन की बात करें तो अ मॉड्यूल हैज टेम्पोरल कोहेजन व्हेन इट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्शंस रिलेटेड इन टाइम। तो यहाँ पर हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम पर फोकस कर रहे हैं। तो अ सिस्टम इनिशियलाइजेशन रूटीन, दिस routine contains all of the code for initializing all of the parts of the system and lots of different activities occur at all at an time। जैसे टेम्पोरल कोहेजन में आप ऐसे ले सकते हैं कि आपके सीरीज ऑफ एक्शन होंगे। जैसे ही आपने सिस्टम को ऑन किया तो जब सिस्टम इनिशियलाइज होता है तो आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है ना, पोस्ट ऑपरेशन। जैसे ही आपने सिस्टम को ऑन किया एक सेल्फ टेस्ट ऑपरेशन होगा जिसमें कंप्यूटर जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर से अटैच्ड हैं, इनपुट आउटपुट और जो भी है, उन सबको चेक करके देखेगा कि ये प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या टाइम होता है, जैसे ही आपने सिस्टम को ऑन किया तो हो सकता है सबसे पहले इनपुट डिवाइस के लिए लगा हो, तो पहले इनपुट डिवाइस होगी आपकी, फिर इनपुट डिवाइस के बाद टाइमर जो है वो आउटपुट डिवाइस के लिए लगा है तो फिर आउटपुट डिवाइस होगी। तो यहाँ पर यही है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो सिस्टम इनिशियलाइजेशन रूटीन, दिस रूटीन कंटेन्स ऑल ऑफ द कोड फॉर इनिशियलाइजिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। लॉजिकल कोहेजन की बात करें तो अ मॉड्यूल हैज लॉजिकल कोहेजन व्हेन इट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ रिलेटेड एक्शंस। ठीक है, यहाँ पर जब एक दूसरे से रिलेटेड एक्शंस होते हैं तो वो आपका आ जाता है लॉजिकल कोहेजन, वन ऑफ विच इज सेलेक्टेड बाय द कॉलिंग मॉड्यूल। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। अ कंपोनेंट रीड्स इनपुट फ्रॉम टेप, डिस्क एंड नेटवर्क, सो ऑल द कोड फॉर दीज फंक्शंस आर इन द सेम कंपोनेंट। तो आपने एक कंपोनेंट लिया, उस कंपोनेंट में आपके इनपुट के रीड्स इनपुट के बारे में है, वहां पर टेप के बारे में होगा, डिस्क के बारे में होगा और नेटवर्क के बारे में होगा। लेकिन यहाँ ऑपरेशंस तो रिलेटेड हैं कि आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, लेकिन फंक्शंस अलग होंगे क्योंकि टेप को रीड करने का तरीका अलग होगा, डिस्क को रीड करने का तरीका अलग होगा और नेटवर्क पर रीड करने का तरीका अलग होगा। तो लॉजिकल कोहेजन में जब हम सीरीज ऑफ रिलेटेड एक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि एक कॉलिंग मॉड्यूल से सेलेक्ट होता है तो हम इसको लॉजिकल कोहेजन बोलते हैं। और अ कंपोनेंट रीड्स इनपुट फ्रॉम टेप, डिस्क और नेटवर्क एंड ऑल द कोड फॉर दीज फंक्शंस आर इन द सेम कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल कोहेजन। Coincidental cohesion, a module has coincidental cohesion if it performs multiple completely unrelated action। ठीक है, बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म होंगे, कंप्लीटली अनरिलेटेड एक्शंस होंगे, तो आपका होता है कोइंसिडेंशियल कोहेजन। दैट मीन्स कि आप नई लाइन को प्रिंट कर रहे हो, है ना, रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स कंप्राइजिंग सेकंड पैरामीटर, add 7 to 5th parameter and convert 4th parameter to floating point। ये जो एक्शंस हैं ये सब अनरिलेटेड हैं, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं है। तो जब इस तरीके के एक्शंस परफॉर्म होते हैं तो हमारा कोइंसिडेंशियल कोहेजन होता है। अब 6 जो प्रिंसिपल है वो है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर हम इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही सेपरेट होती हैं हमारी, जिससे क्या होगा, जब सेपरेट हैं तो हम इनको इंडिविजुअली अलग अलग एक्सटेंड कर सकते हैं। सो व्हेन इंटरफेस इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, both interface and implementation can be extended separately by derivation। 7th प्रिंसिपल है
Sufficiency. Sufficiency measure how well the designed units are at providing only the services that are sufficient for achieving the intent. Means sufficiency का मतलब ये है कि जो हमने यूनिट डिजाइन की है वो यूनिट गोल को अचीव करने के लिए सफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड कर पा रही है। इससे ज्यादा फैसिलिटी नहीं चाहिए। जो हमें गोल को अचीव करना है, गोल को अचीव करने के लिए जो सर्विसेज हैं जो जरूरी हैं उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर पा रही हैं, तो ये आपका आ जाता है सफिशिएंसी में। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। सो कंप्लीटनेस मेजर्स हाउ वेल डिजाइंड यूनिट्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विसेज टू अचीव द इंटेंट। मींस जब आपका डिजाइन आपने कितने अच्छे से डिजाइन किया है कि अगर आपको किसी सर्विस की जरूरत पड़े तो क्या वो आपको प्रोवाइड हो सकती है। तो completeness means how well designed units provide the required services to achieve the intent. No, यहाँ पर अगर हम देखें तो no less। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेस को हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका है इंटरफेस डिजाइन, सेकंड है आर्किटेक्चरल डिजाइन और लास्ट वन इज डिटेल डिजाइन। तो पहले ये जो हमारा है ये इंटरफेस डिजाइन है। यहाँ पर हम इंटरफेस की बात करते हैं। सेकंड में आपका आ जाता है आर्किटेक्चरल डिजाइन, यहाँ आर्किटेक्चर की बात करेंगे और ये जो आपका थर्ड वन है वो डिटेल्ड डिजाइन की बात करते हैं। सो इंटरफेस में हम बात करें तो इंटरफेस डिजाइन इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। सिस्टम और उसके इन्वायरमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन है इसके बारे में हम इंटरफेस डिजाइन में बात करते हैं। दिस फेज प्रोसीड्स एट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पर हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन होता है with respect to the inner working of the system। internal working का हम ध्यान नहीं रखते हैं, हम सिर्फ एक्सटर्नल चीजों को देखते हैं। दैट इज ड्यूरिंग इंटरफेस डिजाइन द इंटरनल ऑफ द सिस्टम्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। जो इंटरनल डिटेल्स है वो कंप्लीटली इग्नोर रहती हैं। इसका मतलब आपको इंटरनल डिटेल्स के बारे में जानकारी नहीं है, तब हम इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स। सो एंड द सिस्टम इज ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मीन्स कि इंटरनल डिजाइन को आपने इग्नोर किया है। इंटरफेस डिजाइन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। तो फर्स्ट है आपका प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जितनी भी घटनाएं हैं उन सबका प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन, एक सटीक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और मैसेज फ्रॉम एजेंट टू विच द सिस्टम मस्ट रिस्पॉन्स, और वो मैसेज जो कि एजेंट देगा है ना और सिस्टम उसको रिस्पॉन्स करेगा, इनका एक प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मींस इनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स और मैसेज दैट द सिस्टम मस्ट प्रोड्यूस। सिस्टम क्या मैसेज और इवेंट प्रोड्यूस करेगा उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन ऑन द डेटा and the format of the data coming into and going out of the system। सिस्टम में क्या डेटा आ रहा है, किस टाइप का डेटा आ रहा है, क्या डेटा जा रहा है, किस टाइप का डेटा है, मींस किस टाइप का आउटपुट है, इनके फॉर्मेट के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये सब हमारा इंटरफेस डिजाइन में आता है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑर्डरिंग एंड टाइमिंग रिलेशनशिप बिटवीन द इनकमिंग इवेंट्स और मैसेज। जो आपके मैसेज आ रहे हैं उन मैसेज के बीच में क्या टाइमिंग रिलेशन होगा, ऑर्डर क्या होगा, ये भी स्पेसिफाई होना चाहिए। एंड आउटगोइंग इवेंट्स और आउटपुट। अब आने वाले जितने भी मैसेज हैं और इवेंट्स हैं और जाने वाले मैसेज और इवेंट्स, इन सब के बारे में एक टाइमिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए और एक ऑर्डर होना चाहिए। तो इंटरफेस डिजाइन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिस्टम और सिस्टम के आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सब का क्या इंटरेक्शन है। और यहाँ पर हम डिटेल में बात नहीं करते हैं, सिर्फ एसेंशियल चीजों की ही बात करते हैं। तो आप इसको एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। और इंटरफेस की जब आप डिजाइन करते हो तो आपको इन्वायरमेंट और उसकी घटनाओं के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। क्या मैसेज एजेंट से आ रहा है और सिस्टम किस टाइप का रिस्पॉन्स देगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा जो
सिस्टम किस तरीके का मैसेज प्रोड्यूस करेगा, है ना? इनका सबका फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो ये आपका आ जाता है इंटरफेस डिजाइन में। सेकेंड है आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन। सो आर्किटेक्चरल डिजाइन इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम and their responsibilities, properties, interface and the relationship and interactions between them। जब हम आर्किटेक्चरल डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। उन कंपोनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है और उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है और क्या इंटरेक्शंस है, ये सब हमारा आर्किटेक्चरल डिजाइन में आता है। इन आर्किटेक्चरल डिजाइन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इज chosen but the internal details of major components are ignored। यहाँ पर भी हमने मेजर इंटरनल डिटेल्स को इग्नोर किया है। The architectural design adds important details ignored during the interface design। जब आप इंटरफेस की डिजाइन कर रहे थे उस केस में आपने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जिनको इग्नोर किया था, आप उनको आर्किटेक्चरल डिजाइन में ऐड कर लेते हैं। डिजाइन ऑफ द इंटरनल of the major component is ignored until the last phase of the design। So internal जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनकी डिजाइन को आप इग्नोर कर देते हैं जब तक कि आपका पूरा प्रोजेक्ट नहीं बन जाता। नेक्स्ट आपका आता है डिटेल्ड डिजाइन। सो डिजाइन इज द स्पेसिफिकेशन of the internal elements of all major systems component and their properties, relationship, processing and often their algorithm and the data structure। detailed design की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम elements के internal elements of all major system component means जो भी बड़े components हैं उनके इंटरनल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके आपस में क्या रिलेशन है, क्या प्रॉपर्टीज है और प्रोसेसिंग कैसे होगा एंड एल्गोरिथम क्या है, क्योंकि हर एक मॉड्यूल की अपनी एल्गोरिथम होगी, अपना डेटा स्ट्रक्चर होगा। सो द डिटेल डिजाइन में इंक्लूड डिकम्पोजिशन ऑफ मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स इनटू प्रोग्राम यूनिट। यहाँ पर हम मेजर सिस्टम को या मेजर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोग्राम यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। allocate of functional responsibility to unit। अब इन यूनिट्स को फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं, यूजर इंटरफेस बनाते हैं एंड यूनिट स्टेट्स एंड स्टेट चेंज। ठीक है। डेटा एंड कंट्रोल इंटरेक्शन बिटवीन यूनिट्स, यूनिट के बीच में डेटा और कंट्रोल इंटरेक्शन क्या है। डेटा पैकेजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग इशू ऑफ स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम एलिमेंट। और उसके बाद आपका आ जाता है एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो ये हमारा है डिटेल्ड डिजाइन में। तो कितने लेवल है यहाँ पर? 3 लेवल है, इंटरफेस डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड डिटेल्ड डिजाइन। इंटरफेस में आप इंटरफेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसको आप एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं जहां पर क्या मैसेज आएगा, किस टाइप का मैसेज आएगा, क्या मैसेज जाएगा, किस टाइप का मैसेज जाएगा, क्या फॉर्मेट होगा, इन सब के बारे में डिटेल्स होती है। और यहाँ पर हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया जाता है। ये आपका आ जाता है इंटरफेस डिजाइन में। उसके बाद आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है। आर्किटेक्चरल डिजाइन में हम सॉफ्टवेयर के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनका इंटरेक्शन क्या है, ये सब आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन में आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है डिटेल डिजाइन। डिटेल डिजाइन में हम उन कंपोनेंट के अंदर के जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं उनका आपस में क्या प्रॉपर्टीज है, क्या रिलेशन है, कैसे प्रोसेसिंग है और एल्गोरिथम क्या है, उनकी डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये आपका आ जाता है डिटेल डिजाइन।